नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं चेतन आप सभी का विनायक क्लासेस डी दीवाना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सामान्य विज्ञान से संबंधित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा होगा। ठीक है, आज हम अपना जो नया टॉपिक लेते हैं वह है एटम। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी परमाणु संरचना। पिछले वीडियो के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसके बारे में जाना हमने, जो बेसिक जो शुरुआत हमारी की थी वो। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं परमाणु संरचना के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की कि एटम क्या होता है, यानी परमाणु। परमाणु की परिभाषा की यदि बात की जाए, ठीक है, तो किसी पदार्थ या तत्व, पिछले वीडियो के अंदर इन दोनों की परिभाषाएं आपके सामने आ चुकी है। पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप, ठीक है, या कण, सूक्ष्मतम रूप या कण जो क्या करता हो, ठीक है ना, सबसे पहली बात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिसका रासायनिक अस्तित्व हो। बात एक ही है। या फिर हम कह सकते हैं इसका और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, जिसका रासायनिक अस्तित्व हो और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये परमाणु के बारे में, यानी किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्मतम, यानी सबसे छोटा से छोटा कण या रूप जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अस्तित्व होता है जिसका, या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, परमाणु। देखिए, परमाणु के बारे में यदि बात करें हम, तो सर्वप्रथम बताया किसने, ठीक है, तब आएगा महर्षि कणाद। पिछले एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, सर्वप्रथम बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महर्षि कणाद। लेकिन यदि बात करें कि खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो खोज का श्रेय खोज की जॉन डाल्टन ने। ठीक है, खोज का श्रेय जाता है जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने इसे एटम कहा, एटम नाम दिया। ठीक है ना, एटम का। ये परमाणु के बारे में एकदम से सिंपल, देखो तीनों पर प्रश्न बन सकते हैं, बने हुए भी हैं। ठीक है ना, परमाणु के संदर्भ में आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछ ले खोज किसने की, बताया सर्वप्रथम किसने, तो महर्षि कणाद ने। ठीक है, ये परमाणु के बारे में जो प्रश्न बनते हैं एकदम से सरल। ठीक है ना, यदि हम बात करें इसकी और, तो एक शब्द यहां पर मैं लेता हूं अणु, मॉलिक्यूल। ठीक है, अणु और परमाणु में क्या फर्क होता है, किसी पदार्थ या तत्व का, ठीक है, परिभाषा यही रहेगी, किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो इनका क्या हो जाएगा कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, और जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह क्या हो जाएगा, अणु के बारे में, कि किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है या रह सकता है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लेकिन परमाणु के संदर्भ में क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एक यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपवाद की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, साइंस के अंदर एक बात चलती है। तो अपवाद की यदि बात करूं मैं, तो अपवाद में क्या आ जाएगा,
कि निष्क्रिय गैस कह दो या अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, इनके परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं भाई, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्योंकि ये जो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र होने के बाद भी किसी से कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। इसलिए अपवाद का ध्यान रखना, एक्सेप्शन, ठीक है। अपवाद है ये कि निष्क्रिय गैस और अक्रिय गैस, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, महत्वपूर्ण भी है, पूछा गया भी है, ठीक है ना, कि स्वतंत्र अवस्था के अंदर, ठीक है ना, परमाणु निम्न में से नहीं रह सकते। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, बाकी सब नहीं रह सकते। ऑप्शन के अंदर आपको दिख जाएगा अक्रिय गैस, ठीक है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडोन है, ठीक है, ये अक्रिय गैसें हो गई। तो इनके परमाणु तो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, बाकी साधारण कोई तत्व या पदार्थ के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ठीक है। ये हो गया परमाणु के बारे में। अब हम बात करते हैं परमाणु संरचना की, ठीक है। परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु संरचना की यदि बात करते हैं हम, तो परमाणु संरचना, ठीक है ना, कि 3 मौलिक कण होते हैं, ठीक है, 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु अविभाजित नहीं होता, ये आपको 6th 7th स्टैंडर्ड के अंदर ये बातें अच्छे से पढ़ने को मिलती है, ठीक है। 3 मौलिक कण होते हैं और एक मध्य की जो संरचना है, मध्य भाग, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा 3 मौलिक कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा 20 से ज्यादा प्रकार के कण अब तक खोजे जा चुके हैं, ठीक है, और आगे भी निरंतर खोज जारी है। लेकिन हम यहां पर मुख्य मुख्य कणों की बात करेंगे। 3 मौलिक कण जो होते हैं, सबसे पहला मौलिक कण कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 मौलिक कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि हम खोज की बात करें, सबसे पहले खोज की जे थॉमसन ने, ठीक है, खोज की जे थॉमसन ने। और इसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं वो सीधे कि ऋण आवेशित, ठीक है, और अस्थायी कण होता है, ऋण आवेशित होता है, अस्थायी कण होता है, और ठीक है, नाभिक के चारों ओर स्थित होता है, ठीक है ना। इसके बारे में द्रव्यमान की बात करेंगे, प्रश्न पूछा हुआ है। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। आवेश की बात करेंगे, 1.67 × 10⁻19 कूलाम सी से लिखते हैं, ठीक है। ये यहां पर होगी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। अस्थायी कण होता है, ऋण आवेशित होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है कि इसका रासायनिक अभिक्रिया में सर्वाधिक कोई महत्व यदि किसी तत्व है, किसी का मौलिक कण का है, तो वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धनायन बनना, ऋणायन बनना, अभिक्रियाएं होना, भाग लेने वाला मूल कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका जो रासायनिक महत्व है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। रासायनिक महत्व सर्वाधिक होता है इसका, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं का जो आधार होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन की बात करते हैं तो खोज जो कि ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है, लेकिन नाम जो दिया गया वो
रदरफोर्ड, प्रोटॉन नाम जो दिया गया वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। ठीक है, धन आवेशित कण होता है, स्थायी होता है, ठीक है, और नाभिक में स्थित रहता है। नाभिक में स्थित रहता है, ठीक है, नाभिक में स्थित होता है, धन आवेशित कण है, नाभिक में स्थित होता है। इसका द्रव्यमान, ठीक है ना, आवेश की यदि बात करेंगे तो आवेश हो गया इलेक्ट्रॉन के बराबर, किंतु विपरीत प्रकृति का होगा भी, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा किंतु विपरीत प्रकृति का होगा आवेश। ठीक है, और द्रव्यमान की यदि हम बात करेंगे तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका 1.67 इंटू 10 की पावर, ठीक है, -27 किलोग्राम। ठीक है, लिखेंगे इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका हो गया द्रव्यमान। इसका जो सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो आप नोट करेंगे कि तत्वांतरण के अंदर इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, तत्वांतरण में सर्वाधिक उपयोगी। ठीक है ना, आपस में जब एक से दूसरे तत्व बदलते हैं तब इसका उपयोग होता है। और वैसे भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है ना, धन आवेशित कण होता है, नाभिक के अंदर स्थित होता है। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर है, विपरीत है, तत्वांतरण में सर्वाधिक उपयोगी होता है। न्यूट्रॉन खोज कर दी जेम्स चैडविक ने, खोज की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, आवेश रहित कण होता है भाई। ठीक है, नाभिक में स्थित होता है, आवेश रहित कण होता है, नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, और द्रव्यमान की यदि बात करेंगे हम तो प्रोटॉन के बराबर, द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, और इसका जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो होता है नाभिकीय। ठीक है ना, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर, नाभिकीय विखंडन में कह दो, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। ठीक है, इसका सर्वाधिक उपयोग होता है किसका, न्यूट्रॉन का। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में कह दो या नाभिकीय अभिक्रियाओं में कह दो। आवेश रहित कण होता है, नाभिक में स्थित होता है, खोज जेम्स चैडविक ने। ये हैं 3 मूल कण किसके, परमाणु के। ठीक है ना, 3 मौलिक कण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे हम इसके कुछ मुख्य कणों की बात और करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन। ये आपके सामने 3 और कण जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये कण हो गए पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और पाई मेसोन कण। ठीक है, पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, खोज करी एंडरसन ने। अस्थायी धन आवेशित कण होता है। ठीक है, द्रव्यमान और आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, इसीलिए इसे दूसरा नाम भी क्या कहा गया है, एंटी इलेक्ट्रॉन कण। ठीक है, अगला हम बात करते हैं न्यूट्रिनो की। न्यूट्रिनो की खोज करी पाउली ने। द्रव्यमान और आवेश रहित कण होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो है तो इसे हम क्या कह देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो नाम भी दिया गया, एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉन नाम। और अगला एक कण है पाई मेसोन कण। खोज करी युकावा ने। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 270 गुना अधिक होता है। वैसे कहा जाता है कि यह 10 की पावर -8 सेकंड के लिए बनता है और फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, धन आवेशित और ऋण आवेशित और उदासीन, ये तीनों अवस्था के अंदर उपस्थित होता है भाई। ठीक है, और 2 पाई मेसोन कण मिलके क्या करते हैं, गामा। ठीक है, गामा फोटॉन्स का निर्माण भी करते हैं, जिनका उपयोग होता है, गामा किरणों का उपयोग पता है, एक्सरे है, ठीक है, बीटा किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं, गामा किरणें हैं, इनका उपयोग तो 2 पाई मेसोन कण मिलके क्या करते हैं, गामा किरणों का उपयोग भी
निर्माण भी करते हैं और उनका उपयोग अलग अलग होता है। ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 270 गुना वैसे कहा जाता है कि इसकी अध्ययन जो है ये अस्थायी है, ठीक है ना, अस्थायी कण होता है। 10 की पावर -8 सेकंड के लिए मतलब बनता है, तुरंत खत्म होता है। तो गामा फोटोन का रेडिएशन जो होता है ना वो इसी के कारण होता है, वैसा कहा जाता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर। तो ये 3 मूल कण और आपके सामने है, उतार लीजिए आप, ठीक है ना। परमाणु की संरचना और जो मुख्य बात इसके बारे में, परमाणु की संरचना में हम बात करते हैं आकार की। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है ना। एएमयू के अंदर भी कई बार बात आती है कि साहब एयूएमयू के, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। यदि हम यहां पर बात करें एएमयू, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, द्रव्यमान मापने के लिए, मास का मतलब द्रव्यमान, एटॉमिक मास यूनिट। तो द्रव्यमान मापने के लिए यदि हम बात करेंगे एटॉमिक मास, तो वैसे हम बात करते हैं, देखो 1 ग्राम की यदि बात करें तो 1 ग्राम होता है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है, 10 की पावर 23। ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर 1 ग्राम का मान मानते हैं हम किसी के तक। तो 1 ग्राम के अंदर इसीलिए, ठीक है ना, फर्मी में भी मापा जाता है, एएमयू के अंदर भी मापा जाता है, बहुत से ऐसे, ठीक है ना, जो इसके मापन की इकाई है। फर्मी का मतलब होता है, 1 फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15, ठीक है ना। तो वो अलग अलग मापदंड है जिससे आप एग्जाम में नॉर्मली पूछा नहीं जाता है ये, ठीक है। एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने है, ठीक है ना। परमाणु की त्रिज्या हो गई 10 की पावर -10 मीटर और ये खोज हो गई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर उतार लिया होगा साथ साथ में। आगे हम बात करते हैं नाभिक, ठीक है ना। परमाणु संरचना की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं नाभिक की। नाभिक की खोज का श्रेय किसे जाता है भाई, किसी को याद आ रहा हो तो, ठीक है, रदरफोर्ड को, ठीक है ना। नाभिक, ठीक है ना, परमाणु का मध्य भाग, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां, इसी भाग में क्या होता है, केंद्रित होता है। वो क्या कहलाता है, ठीक है। और जिसके अंदर दूसरे शब्दों में कहें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो मूल कण हैं वो क्या हो, स्थित हो, वह भाग भी क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, ठीक है ना। मध्य भाग है, संपूर्ण द्रव्यमान इसी में होता है। और इसी की त्रिज्या की बात करेंगे तो 10 की पावर -14 है, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या हो गई, आकार और भी छोटा हो गया क्योंकि नाभिक है, ठीक है ना। ये नाभिक के बारे में खोज रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसीलिए रदरफोर्ड को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है भाई, नाभिकीय भौतिकी का जनक, न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नाभिक की खोज की थी। एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना ही होगा, सोने की पतली पन्नी ली जिस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ठीक है। एक कण ऐसा था जो जैसे गया 180 डिग्री वापस आ गया, इसलिए रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी। एक्सपेरिमेंट आपको बुक्स में खूब पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, भाषा भी अलग अलग मिल सकती है। इसीलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। 1907 या 8 के अंदर शायद इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसीलिए, ठीक है, नाभिक की खोज के लिए नाभिकीय भौतिकी का जनक भी घोषित किया गया। एक हम आगे यहां पर बात करते हैं नाभिकीय बल की। आज आपको परमाणु से संबंधित जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए आपके, ठीक है ना। इतने एकदम से सरल शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, जो बेसिक आपका जो होना चाहिए ना वो क्लियर होता जा रहा है, ठीक है ना। यहां पर हम आगे बात करते हैं नाभिकीय बल की, ठीक है। नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है। नाभिकीय बल आराम से आप समझेंगे, रटाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नाभिक के अंदर 2 मूल कण स्थित होते हैं, अभी हमने पढ़ा कौन कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिस पर प्रोटॉन तो होता है धन आवेशित और न्यूट्रॉन होता है निरावेशित यानी आवेश रहित, उदासीन कण होता है। अब इसका मतलब मूल रूप से नाभिक की प्रकृति कैसी हो गई, धनावेशित हो गई, ठीक है, क्योंकि ये तो आवेश रहित है, इसलिए मूल रूप से कैसा हो गया, धन आवेशित। अब ये एक ही बात आपको पता होनी चाहिए कि जब 2 समान आवेश एक साथ
बैठे हो तो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है ना, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं। यदि ऐसा होता तो नाभिक तो फिर क्या हो जाता, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं होता। किसके कारण, नाभिकीय बल के कारण, ठीक है ना। नाभिकीय बल क्या होता है कि नाभिक को स्थायित्व प्रदान करने वाला बल, ठीक है ना। सीधी शब्दों में बात है, बस नाभिक जो स्थायी रह पाता है वो किसके कारण रह पाता है, नाभिकीय बल के कारण, ठीक है। यानी ये नाभिकीय जो बल होता है ना, इसका मान क्या होता है कि प्रोटॉनों के द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बल से अधिक, ठीक है ना, इसका मान। इसीलिए, ठीक है, नाभिकीय बल के कारण क्या होता है, कोई भी परमाणु जो होता है वो क्या होता है, स्थायी, ठीक है ना, अपने आप नहीं बिखरता, स्थायी होता है, ठीक है ना। ये परमाणु के द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है उससे भी कई अधिक होता है, इसीलिए नाभिक क्या रहता है, स्थायित्व है। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं स्थायित्व की, तो नाभिक के स्थायित्व के संदर्भ में एक दूसरे से देखो चीजें जुड़ी हुई है सारी, ठीक है। परमाणु लिया, फिर आपको अणु बताया, दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब परमाणु की हम संरचना पढ़ते जा रहे हैं, मौलिक कण हमने पढ़े, उन मौलिक कणों संबंधित ही ये परिभाषा शब्दावली आपके सामने आ रही है, ठीक है, और बेसिक आपका सारा क्लियर होता जा रहा है। नाभिक के स्थायित्व की हम बात करेंगे। नाभिक के स्थायित्व क्या होता है, तो स्थायित्व के संदर्भ में ये बात करें कि ऐसे परमाणु या तत्व जो भी आप, ठीक है, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, ठीक है, क्या हो, 1:1 हो। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, जिसमें क्या हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या हो, 1:1 हो, वह क्या होते हैं, सर्वाधिक स्थायी होते हैं, ठीक है ना। वो परमाणु क्या होंगे, सर्वाधिक स्थायी, जिनका अनुपात क्या हो, 1:1, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, ठीक है ना, वो क्या होंगे, सर्वाधिक स्थायी, ठीक है। और जैसे ही ये अनुपात जो है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात यदि 1.5 गुना, ठीक है, या इससे अधिक हो जाए तो वो क्या हो जाता है, परमाणु रेडियोधर्मी हो जाता है, यानी रेडियोधर्मिता का गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जिसका भी अनुपात, जिस परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 गुना या इससे अधिक हो जाए तो वो रेडियोधर्मिता का गुण, यानी रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करने लग जाता है, ठीक है। और यदि सीधे शब्दों में हम बात करें तो परमाणु क्रमांक, ठीक है, 82 से ऊपर के सारे तत्व क्या हैं, रेडियोधर्मिता, क्योंकि 82 में एक अनुपात है कि इससे ऊपर अनुपात बढ़ने लगता है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का, तो वो क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करते जाते हैं, ठीक है ना। ये रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिवता के बारे में आपका बेसिक जो है ना, बेस का मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है आपका, कि यहां पर रेडियो एक्टिवता का गुण कैसे दर्शाते हैं पदार्थ, इसलिए दर्शाते हैं किसके कारण, नाभिकीय बल आपने पढ़ा तो नाभिकीय स्थायित्व है, ठीक है। नाभिकीय स्थायित्व के अंदर आपको रेडियोधर्मिता और रेडियो एक्टिवता का गुण समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप, ठीक है, समस्थानिक, नाभिकीय बल, नाभिकीय स्थायित्व है, रेडियोधर्मिता सब देखा। अब बात करते हैं हम समस्थानिक की। पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था मैंने समस्थानिक के बारे में, ठीक है, आइसोटोप। कईयों की तो टीवी परिभाषा है, लेकिन जिसके भी साइंस बैकग्राउंड नहीं है समझने की, ठीक है ना, जिसके समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया, मैंने आपको बताया था तत्व है वो परमाणु लिखा था, यौगिक और अणु लिखा था आपके साथ में, ठीक है। उन दोनों में डिफरेंशिएट भी किया था कि यौगिक किसे कहेंगे, NH4 Cl का उदाहरण भी दिया हुआ है,
पिछला वीडियो आप देखें, ठीक है, फिर से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। उस समय मैंने यहाँ पर वहां पर समस्थानिक के बारे में बताया। समस्थानिक देखो, शब्द को तोड़ेंगे तो समस्थानिक यानी स्थान समान हो। तो सीधी परिभाषा क्या हो कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ठीक है ना, एक ही तत्व या पदार्थ के परमाणु जिनका स्थान समान हो, ठीक है, या हम ये कह दें कि परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, बात तो एक ही है, परमाणु क्रमांक समान होगा इसलिए स्थान समान होगा। या हम ये कह दें कि उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, बात तो ये भी सही है, ठीक है। या हम ये कह दें कि उदासीन अवस्था में, यहां पर शर्त लग गई है भाई एक, ठीक है, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। उदासीन होगा तभी होगा, आवेशित होता ही तो वो धनायन बन जाएगा या ऋणायन बन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए ये शब्द काम में लिया है भाई, उदासीन अवस्था, ठीक है ना। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वो सब क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहां पर बनता है वो ये है कि रासायनिक गुण, ठीक है ना, वो तो क्या होंगे, समान, किंतु भौतिक गुण असमान, ठीक है ना। रासायनिक गुण तो क्या होंगे, समान, किंतु भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, असमान। यहां पर देखिए आपके सामने, ठीक है, बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, एक ही तत्व के परमाणु जिनका स्थान समान हो, या परमाणु क्रमांक समान हो, या प्रोटॉन की संख्या समान हो, या उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बात तो परमाणु की चल रही है, ठीक है ना, परमाणु ही हो गया। ये सब नोट कर लीजिए साथ साथ में जल्दी जल्दी। ठीक है, और समस्थानिकों के कई उपयोग भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यदि समस्थानिकों के उपयोग की हम बात करें, ठीक है, तो कार्बन 14 समस्थानिक जो है उसका उपयोग क्या किया जाता है, औसत आयु ज्ञात करने में या अर्ध आयु ज्ञात करने में। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में, समस्थानिकों के उपयोग है भाई कैंसर उपचार में। यूरेनियम 238 का परमाणु भट्टी में, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हम बात करें आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग होता है ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है, गांठ का, ट्यूमर के निरीक्षण में, ठीक है। ये इस प्रकार का ही उपयोग जो है ना इनके मिलते हैं, आयोडीन का है जैसे, ठीक है। तो कई प्रकार के समस्थानिकों के उपयोग भी आपको मिलते हैं, इसीलिए समस्थानिक का बनना भी क्या जरूरी है, रासायनिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इनके विभिन्न उपयोग भी हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं कैंसर के उपचार में। जैसे उपयोग कर रहे हैं परमाणु बम बनाने में, परमाणु भट्टियों के अंदर यूरेनियम का उपयोग है, यूरेनियम, ठीक है, क्या हो गया, रेडियोधर्मी हो गया। रेडियोधर्मी के बारे में पिछले आपको बताया है ही है जस्ट, ठीक है ना। ये हो गया समस्थानिक। दूसरी हम बात करें समभारिक की, तो समभारिक क्या हो गए, जिनका क्या हो, भार समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो गया, भिन्न हो गया, आइसोबार, ठीक है। यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका क्या हो, परमाणु क्रमांक तो क्या हो, भिन्न हो, ठीक है। और भार क्या हो, भार कह दो या द्रव्यमान कह दो, द्रव्यमान संख्या, वो क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है ना, समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक के अंदर आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर वैसे दे दिया होगा, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन है 3 समस्थानिक है, ठीक है, क्लोरीन के 2 होते हैं,
ठीक है ना। इस प्रकार समस्थानिक है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, क्लोरीन के भी समस्थानिक है, ठीक है ना। समस्थानिकों के बारे में आपको, ठीक है ना, इसके बारे में बताया था। समस्थानिक हो गए, ये हो गए संभारिक, जैसे हम बात करें तो आर्गन है, कैल्शियम है, ठीक है, ये 18 है, ये 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो दोनों की है वो क्या है, 40 है, ये समान है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर सबसे सरल उदाहरण है, और भी उदाहरण आपको और मिलेंगे जब आवर्त सारणी का जब अध्ययन करेंगे इसकी आगे क्लास के अंदर, तब समस्थानिकों के और संभारिकों के द्रव्यमान संख्या उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन और करेंगे। क्योंकि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी बात यही रही थी कमी, कि समस्थानिकों को जगह नहीं दी थी, ठीक है ना। तो समस्थानिकों के बारे में हम उस समय और अध्ययन से, ठीक है, विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम अपना एक टॉपिक, अगला जो टॉपिक लेते हैं वो है द्रव्यमान क्षति। देखिए परमाणु से संबंधित ही सारी चीजें, ठीक है, एक ही क्लास के अंदर सब कुछ क्लियर होता जाएगा आपका, ठीक है ना। द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा। देखिए आराम से इस चीज को समझना, द्रव्यमान क्षति यानी द्रव्यमान की हानि होना, क्षति का मतलब नुकसान, द्रव्यमान की हानि। जब एक चीज है कि परमाणु के नाभिक में स्थित, ठीक है ना, परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इनका जो कुल द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, वह है परमाणु के कुल द्रव्यमान से यानी नाभिक के कुल द्रव्यमान से क्या हो जाता है, कम। क्यों होता है? क्योंकि इनके योग के एक समय द्रव्यमान की क्या होती है, क्षति होती है। और क्षति होने का मतलब क्या होता है कि जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा जो है बंधन ऊर्जा कहलाती है। और यह बंधन ऊर्जा ही नाभिकीय बल के रूप में, नाभिकीय बल के रूप में, ठीक है, नाभिक को बांधे हुए रखती है, ठीक है ना, नाभिकीय बल के रूप में नाभिक को बांधे हुए रखती है। यानी जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं, फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं तो नाभिक की क्षति होती है यानी ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है ना। यानी इनके अलग अलग द्रव्यमान, यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ले लें हम और प्रोटॉन का द्रव्यमान ले लें, तो इन दोनों के अलग अलग द्रव्यमान के योग से ये द्रव्यमान जो कुल नाभिक का द्रव्यमान जो होता है ना, ठीक है ना, कुल द्रव्यमान इनके योग से क्या होता है, कम होता है। तो कम हुआ, होना तो चाहिए था बराबर, लेकिन जो अतिरिक्त जो द्रव्यमान था उसकी क्या हुई, क्षति हुई। और वो क्षति किस रूप में होती है, ऊर्जा के रूप में होती है। और उस ऊर्जा को ही हम क्या दे देते हैं, बंधन ऊर्जा। क्योंकि उस ऊर्जा का जो सूत्र होता है ज्ञात करने का वो होता है E बराबर mc², ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया बहुत ही, ठीक है, महत्वाकांक्षी सूत्र है E बराबर mc²। इससे ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ये बंधन ऊर्जा, जो ऊर्जा मुक्त होती है, ये ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। और ये बंधन ऊर्जा ही किसके रूप में कार्य करती है, नाभिकीय बल में। और नाभिकीय बल के कारण ही नाभिक को क्या मिलता है, स्थायित्व। पीछे की पिक्चर क्लियर होगी सभी की, कोई दिक्कत किसी को? पीछे की पिक्चर क्लियर है सारी, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें वापिस हम बेस में चले गए, परमाणु में चले गए वापिस। आपका आप देखो एक से एक चीज जुड़ी हुई है सब। ये देखिए द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, सब आपके सामने, ठीक है ना। सिंपल सी परिभाषा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अलग अलग द्रव्यमान यदि हम लेके जोड़े तो उसके नाभिक का कुल द्रव्यमान इन दोनों के कुल द्रव्यमान से क्या हो जाता है, कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा के रूप में द्रव्यमान की क्या होती है, क्षति होती है। उस ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। और उस बंधन ऊर्जा ही जो क्या काम करती है, नाभिकीय बल का, जिससे क्या मिलता है, नाभिक को स्थायित्व मिलता है, ठीक है। हुआ क्लियर सभी के, ठीक है ना। ये आराम से परमाणु की संरचना अब और ज्यादा क्लियर हो गई है आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम एक छोटा सा इसका एक टॉपिक लेते हैं। अगला हम टॉपिक लेते हैं अर्ध आयु, ठीक है। अर्ध आयु क्या होती है?
अर्ध आयु, ठीक है ना। अभी द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, उसी से हमने सारी चीज लिंक की। अब बात करते हैं अर्ध आयु की, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम। अर्ध आयु का शब्द का यदि संधि विच्छेद करेंगे, हम शब्द को तोड़ेंगे तो आधी आयु, यानी किसी पदार्थ में, ठीक है, उपस्थित किसी रेडियोधर्मी, ठीक है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं में, ठीक है, उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या से किसी समय विशेष पर, ठीक है, समय विशेष पर जितने विघटित हो जाते हैं आधे परमाणुओं की, या जितने कह दो, या आधे परमाणुओं के विघटित होने की दर, वो क्या कहलाती है? अर्ध आयु कहलाती है। यानी किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में जितने परमाणु उपस्थित हैं, वो परमाणु किसी समय विशेष पर उन परमाणुओं में, कुल परमाणुओं में से आधे परमाणु, ठीक है, किसी समय विशेष पर उन कुल परमाणुओं में से आधे परमाणु जितने समय में विघटित हो जाते हैं, ठीक है, वह समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाता है। और प्रत्येक रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए यह क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम उदाहरण की यदि बात करें एक सिंपल सा, तो रेडियम, ठीक है, रेडियम की अर्ध आयु जो होती है वह होती है 1950 वर्ष, ठीक है। इसीलिए यूरेनियम की यदि हम बात करें तो 4.7 मिलियन वर्ष के लमसम जाती है उसकी, ठीक है ना। यानी जितने उसके परमाणु है वो किस समय विशेष पर आधे जितने हो जाएं, जितने समय में, जिस समय में आधे हो जाए उस समय को हमने क्या कह दिया? अर्ध आयु कह दिया। और यदि हम यहां पर बात करें औसत आयु की, ठीक है, मीन लाइफ टाइम, औसत आयु, ठीक है, मीन लाइफ टाइम। औसत आयु क्या हो जाएगी? एक सीधा सा सूत्र है कि किसी, ठीक है ना, रेडियोधर्मी या किसी पदार्थ में सभी परमाणु का योग, ठीक है ना, सभी परमाणुओं की संख्याओं का योग बट्टा परमाणुओं का जीवन काल। ठीक है ना, ये मैं साइड में से एज कर देता हूं ताकि आपको ये दिख जाए, ठीक है। परमाणुओं का जीवन काल, ये सीधा सूत्र है, इसको लिखते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। ये सीधा सूत्र है औसत आयु का, यानी कि किसी, ठीक है ना, किसी परमाणु में, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल परमाणुओं का, ठीक है, जीवन काल का योग बटे परमाणु का जीवन काल, परमाणुओं का जीवन काल का योग, ठीक है, जीवन काल का योग, ठीक है, बटे परमाणु का जीवन काल। तो ये क्या हो जाएगा? औसत आयु, ठीक है ना। और इसे हम बोल सकते हैं कि क्षय नियतांक का व्युत्क्रम भी होता है। एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, क्षय नियतांक होता है लेमडा, तो टी बराबर जाएगी 1/लेमडा। क्षय नियतांक अभी बताया द्रव्यमान शक्ति किस प्रकार होती है, ठीक है। तो उसको मापने के लिए जो क्षय नियतांक क्या क्या होता है? ये व्युत्क्रम भी होता है। तो मित्रों, दोस्तों, आज आप परमाणु की संरचना के बारे में जो जो बातें जुड़ी हुई है उससे, वो सारी एक ही क्लास के अंदर समाहित कर दी गई है, ठीक है। उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए, जैसे नेक्स्ट जो एग्जाम है, एसएससी है, सीपीओ की है, एसआई की आने वाली है, उन एग्जामों के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो बने रहिए, देखते रहिए। तब तक आगे के लिए नमस्कार, तब तक के लिए नमस्कार, आगे के लिए नमस्कार। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।